हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 11 से 13 जुलाई 2023 का जो है करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं एक साथ 3 दिन का। तो स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। आज के क्वेश्चन है, हाल में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग कितने मिलियन लोग अभी भी क्या है, गरीब हैं। ऑप्शन है आपके पास 200 मिलियन, 230 मिलियन, 300 मिलियन और 415 मिलियन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। भारत में अभी भी लगभग 230 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं या गरीब हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ठीक है, ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये एमपीआई का नवीनतम अपडेट जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005-6 से 2019-21 के बीच भारत में कुल 415 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए हैं। तो काफी हद तक भारत ने प्रोग्रेस की है। स्टिल अभी भी क्या है, अभी भी 230 मिलियन करीब लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। बाकी ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके 3 आयाम हैं, 3 क्षेत्रों को ध्यान में रख के ये जारी किया गया है। इसमें पहले है जीवन स्तर किस तरह का है, स्वास्थ्य का अभाव है और शिक्षा का अभाव है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 1.1 अरब लोग या दुनिया की लगभग 18% आबादी जो है वो अत्यंत बहुआयामी रूप से गरीब है। ठीक, तो ये इंडेक्स के बारे में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के लंबित मामलों के निपटारे में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश है। वो भारत में महिलाओं से संबंधित जो मामले हैं, लंबित मामले, पेंडिंग जो केसेस हैं, उनको निपटाने में उत्तर प्रदेश क्या है, दूसरे स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर आया है। जबकि दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पहले स्थान पर रहे हैं। और पुदुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल बात करें तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, आपका दूसरे स्थान पर है। बट अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अलग अलग बात करें तो राज्यों में सबसे पहला स्थान किसका आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान रहेगा वो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप दोनों का संयुक्त रूप से रहेगा। ठीक, इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है उसको दर्ज करने और जांच के मामले में क्या है, उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले को सुलझाने में बिहार का प्रदर्शन क्या है, सबसे खराब रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में जीएसटी परिषद द्वारा, जीएसटी काउंसिल द्वारा निम्न में किस वस्तु को जीएसटी से छूट दी गई है, 0% जीएसटी कर दिया गया है। ऑप्शन है मछली में घुलनशील पेस्ट, नकली जरी के धागे, दुर्लभ बीमारियों की दवा, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये दुर्लभ बीमारियों की जो दवाएं हैं, ठीक है, इन दवाओं को क्या किया है, हाल में जीएसटी से छूट दे दी गई है। इन पर जीएसटी जो है शून्य कर दिया गया है। ये जीएसटी परिषद ने कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी से छूट दी जाए। जो स्पेशल सप्लीमेंट्स हैं, ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो मेडिकल जिनकी नीड्स हैं, उनको क्या कर दिया है, जीएसटी से छूट दे दी गई है। इसके अलावा मछली में घुलनशील पेस्ट पर जीएसटी की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। नकली जरी के धागों पर जो जरें हैं उन पर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर 28% टैक्स लगाया है। और जो निजी ऑपरेटर हैं उनके द्वारा अगर किसी उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है तो उनकी सेवाओं पर क्या होगा, जीएसटी से उनको छूट दी गई है, उस पर 0% जीएसटी रहेगा। जो भारत क्या करना चाहता है, उपग्रह प्रक्षेपण के बड़े बाजार के रूप में भारत खुद को विकसित करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये जीएसटी में छूट जो है वो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से दी गई है। बाकी आगे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है। बाकी जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लें और ये वहां से आप फ्री पीडीएफ वहां से करंट अफेयर्स की ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो वो मंथली मैगजीन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप वहां से पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक 2023 कहां पर संपन्न हुई? ऑप्शन है महाबलीपुरम, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पांडिचेरी या पुदुचेरी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये बैठक जो है वो महाबलीपुरम में हुई है। वर्ष 2023 की जो बैठक हुई है वो महाबलीपुरम में हुई है। ये बैठक का आयोजन जो हुआ है वो 10 जुलाई और 11 जुलाई को 2 दिन महाबलीपुरम में हुआ है। ये जो बैठक है इसके दौरान मछली किसानों के समर्पण, स्टार्टअप जो उससे रिलेटेड है, आधुनिक तकनीकी को अपनाने में नवाचार और मछली उत्पादकता में सुधार पर क्या किया है, प्रकाश डाला गया है। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो मत्स्य संसाधन के सतत प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, एक इकोसिस्टम डेवलप कराना है, जिससे एक तरह का कार्य करने वाले जो लोग हैं वो एक जगह पे बैठे और किस तरह से उनके जो कार्य है उनका प्रबंधन जो है इफेक्टिवली हो सके, उन सब की चर्चा की जा सके। बाकी आपको बता दूं कि जो ये मत्स्य क्रांति है इसको ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ठीक है, मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नाम पे है। ऑप्शन है 10 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस जो है के नाम से मनाया जाता है। ये वर्ष 2013 में यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र हैं उन्होंने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में क्या किया है, नामित किया है। वर्ष 2013 से ये दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई जो है ये लड़कियों की शिक्षा की लड़ाई का एक अंतरराष्ट्रीय प्रतीक है, एक इंटरनेशनल सिंबल है। ठीक है, वर्ष 2012 में क्या हुआ था, पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबानों के प्रतिबंध का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी। एक्चुअल में पाकिस्तान में तालिबान ने बैन लगा रखा था महिलाओं की शिक्षा पर। उसके अलावा उसके पश्चात भी मलाला यूसुफजई जो है वो स्कूल में शिक्षा के लिए जाती थी, तो उसी में एक बार ये जब स्कूल जा रही थी तो उसी बीच इनके स्तर में जो है वो गोली मार दी गई थी। ठीक है, बाकी दिसंबर 2014 में ये मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र का, और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये मलाला यूसुफजई जो हैं वो प्रथम है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2015 में इनके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है वो 316201 मलाला रखा गया था। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया मलाला यूसुफजई के बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने भारतीय रुपए में द्विपक्षीय व्यापार क्या किया है, शुरू किया है? बाइलेटरल ट्रेड जो किया है वो इंडियन रुपी में स्टार्ट किया है। ऑप्शन है चीन, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। बांग्लादेश ने हाल में क्या है, भारत के साथ भारतीय रुपए में द्विपक्षीय व्यापार स्टार्ट किया है। ये व्यापार कब हुआ है, 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। अमेरिकी डॉलर के में सामान्य लेन देन पद्धति के साथ साथ भारतीय रुपए में भी क्या करेंगे, ये व्यापार करेंगे। भारत जो है वो एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापक भागीदार है। ठीक है, इसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने जर्मनी, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, यूके आदि सहित 18 देश के बैंकों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दे रखी है। मतलब अभी तक 18 देश जो थे वो भारतीय रुपए में ऑलरेडी व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ ये भारत रुपए में व्यापार करने वाला 19वां देश बन गया है। ठीक है, तो वर्तमान में 19 कुल देश हो गए जो भारत के साथ रुपए में व्यापार करते हैं, जो अपना बाइलेटरल ट्रेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली एंटी ब्राइब मैनेजमेंट जो है कि प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। ऑप्शन है एनटीपीसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी और सेल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी जो है वो भारत का पहला पब्लिक सेक्टर का जो उपक्रम है, ये ऐसा पहला उपक्रम बन गया है जिसको ये ब्राइब के लिए जो है वो कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रमाणन मिला हुआ है। ये ओएनजीसी को क्या मिला है, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। ठीक है, एबीएमएस एंटी ब्राइब मैनेजमेंट सिस्टम ओएनजीसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय जो है इंटरसर्ट, ठीक है, ये अमेरिका का है, इसके द्वारा दिया गया है। इंटरसर्ट यूएसए द्वारा पूर्ण मूल्यांकन और सत्यापन के बाद एबीएमएस का दर्जा क्या करता है, देता है। ठीक है, भारत ने क्या किया है, ये रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं आईएसओ 37001 2016, ये आपके बहुत सारे आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें एक 9001 भी आपका आता है। तो कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि ये आईएसओ किस क्षेत्र से संबंधित है, 9001 किस
क्षेत्र से संबंधित है, 3001 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो रिश्वत का जो है उसके से का संबंध जो है वो 37,001/2016 से है। ये क्या है, ये एंटी ब्राइब मैनेजमेंट सिस्टम क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो संगठन को रिश्वतखोरी से संबंधित घटनाओं और चिंताओं को खत्म करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ओएनजीसी ने क्या किया है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं इस ISO 37001 2016 के अंदर जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस को इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। और जब यूएसए ने पाया, ये इंटरसेंट एजेंसी जो है, जब इसने देखा कि ये जो ओएनजीसी है इन सारी जो गाइडलाइंस को क्या करता है, फुलफिल करता है, तो उसके बेसिस पे भारत को भारत की ओएनजीसी को ABMS का दर्जा मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा और इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। ये क्या है, यह दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों में से एक रिश्वतखोरी को सीधे संबोधित करता है और इस मुद्दे को संबोधित करने की विश्व स्तर की मान्यता प्राप्त विधि प्रदान करके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक प्रतिबद्ध दृष्टिकोण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, बाकी ये डिटेल लिखी है, आप देख लीजिए। तो ओएनजीसी ने इस दिशा में कार्य किया है और उसके एवज में ही इनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। अभी भारत G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, अगले वर्ष कौन करने वाला है। ऑप्शन है भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील और चीन। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। वर्ष 2024 का जो G20 का सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता जो है ब्राजील करने वाला है। बाकी G20 के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं। इसका गठन वर्ष 1999 में हुआ था। इसमें यूरोपियन यूनियन प्लस 19 और देश का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, जिसमें भारत भी एक देश है। तो यूरोपियन यूनियन प्लस 19 और देश, ये जीएसटी में वो G20 में जो भी देश शामिल है इन सभी देशों के नाम लिखे हुए हैं, ये नाम पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिलेगा तो उस पीडीएफ में ये नाम पढ़ लीजिएगा। अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। और मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग इसको कॉन्टिनेंट वाइज कर लें। ठीक है, तो आपको पता चला, तो ऐसे इसको याद करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि किस कॉन्टिनेंट के कितने देश जो हैं वो G20 का क्या है, हिस्सा है। वैसे आप इसको बना लीजिएगा और बाकी पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें ये डिटेल रहेगी। इसके अलावा G20 की कार्यशैली क्या है, कौन से इनके ट्रैक हैं, जैसे शेरपा ट्रैक है, वित्त ट्रैक है, ये सारा कुछ लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन, इसका नाम बड़ा जो है इंट्रिगिंग है, प्रोजेक्ट रेल। आपको लगेगा कि भारतीय रेल से संबंधित है, जबकि ये क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से। ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उड़ीसा और त्रिपुरा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। झारखंड ने अभी क्या किया है, प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया हुआ है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। इसके क्या क्या है, इसके तहत क्या है, प्रोजेक्ट के तहत जो चयनित विद्यालय हैं उनमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पढ़ाए गए सिलेबस के अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर साप्ताहिक जांच की जाएगी। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनके बेसिस पर क्या किया जाएगा, वीकली मॉनिटरिंग की जाएगी, वीकली इंक्वायरी की जाएगी। बाकी बच्चों के अधिगम स्तर एवं उनमें दिन प्रतिदिन हुई प्रगति का आकलन भी किया जाएगा, प्रोग्रेस उसमें मॉनिटर की जाएगी। एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिसमें साप्ताहिक परीक्षाएं, पाठ्यक्रम की जानकारी, बच्चों की परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रदर्शित की जाएगी। डैशबोर्ड होगा, उसमें क्या होगा, वीकली जो है वो एग्जाम्स होंगे, जो सिलेबस है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी और बच्चों का जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है वो सब कुछ भी दिया जाएगा, जिससे बच्चों की प्रगति को क्या किया जाएगा, आसानी से मॉनिटर किया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सकेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है वो लॉन्च की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात राज्य जो है वो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना जो है इसने लॉन्च कर दी है। ठीक है, ये क्या है, राज्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया है। एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या है, मृत्यु या आंशिक विकलांगता वाले श्रमिकों को इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो श्रमिक जो हैं वो कार्य के दौरान यदि उनकी मृत्यु हो जाती है और विकलांगता आती है जो आंशिक हो सकती है या पूर्ण भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उनको वित्तीय सहायता मिलेगी। बाकी इसमें क्या होगा, गुजरात योजना को आरंभ करने वाला देश का ये क्या है, पहला राज्य बन गया है। और इसमें क्या है, 499 रुपए में वार्षिक प्रीमियम दर पर 10 लाख रुपए के बीमा कवर और 5 लाख रुपए का बीमा कवर कितने मिलेगा, 298 रुपए
वार्षिक, ठीक है। जो श्रमिक है उसको करीब जो है 499 रुपए वार्षिक जो है वो उसका इंश्योरेंस मिलेगा। और जब अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, श्रमिक की क्या है दुखद जो है वो मृत्यु हो जाती है अथवा उसको पूर्ण विकलांगता आती है, तो ऐसी स्थिति में 10 लाख रुपए, मृत्यु की स्थिति में जो उनके आश्रित होंगे उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। और यदि विकलांगता आती है पूर्ण तो 10 लाख रुपए जो है वो विकलांग श्रमिक को दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर 289 रुपए वाला जो प्रीमियम दर पे इंश्योरेंस लिया गया है तो उसमें 5 लाख रुपए इस तरह से दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपए का शिक्षा वगैरह का और भी प्रोविजन इसमें है। तो ये सरकार की तरह से जो है वो श्रमिकों के जो है श्रमिकों के लिए एक अच्छी योजना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मॉस्को, बनारस, येकातेरिनबर्ग, मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन जो है या जो आयोजन किया गया है ये मॉस्को में किया गया है। आयोजन के लिए क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जो दूतावास है इनके द्वारा संयुक्त रूप से मैक्सिमो में जो आयोजित मैंगो फेस्टिवल है उसमें इन्होंने भारत सरकार का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। उत्तर प्रदेश के आमों की विभिन्न किस्मों जिसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मल्लिका का प्रदर्शन किया गया है। जो ये यहाँ पे आम की किस्में हैं जो उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। तो जो यूपी के हमारे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन विशेष हो जाता है, बिकॉज आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में जो है वो कौन सी आम की प्रजाति जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है या कौन सी प्रजाति जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और मल्लिका। इसके अलावा क्या है, फेस्टिवल में जो सम्मिलित हुए रूस के व्यापारीगण हैं इनको उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और उत्तर प्रदेश का जो इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम है उसके तहत जो सरकार की हितकारी नीतियां हैं इसको उनके समक्ष, जो रूसी व्यापारीगण हैं उनके समक्ष रखा गया है। उनको प्रदेश में क्या है व्यापार के लिए, निवेश के लिए जो है प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारे पास आज के वीडियो में इतने ही हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक है उबिनास ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है, ये पेरू देश में। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो उबिनास ज्वालामुखी है ये पेरू देश में स्थित है और इसमें कुछ हलचल हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो ये चर्चा में भी है और वैसे भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि उबिनास ज्वालामुखी जो है वो पेरू में है। दूसरा है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का जो आयोजन किया गया है बैंकॉक में किया गया है। इसके अलावा भारत अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन जो है वो केन्या में आयोजित किया गया है। मिलेट्स को हम लोग बोलते हैं मोटा अनाज या श्री अन्न भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कर्नाटक के जो है श्री धान्य जो है उससे इसकी जो है वहां से मोटिवेटेड होकर इसका नाम जो श्री अन्न रखा गया है, ठीक है। बहुत चर्चा में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन केन्या में आयोजित किया गया है। इसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR ये क्रेडिट कर पाने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय कौन सा है, इंदौर है। ये EPR क्रेडिट जो है वो उन लोगों को मिलती है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उनके रिसाइकलिंग में काम करते हैं, ठीक है, उनको कम करने में करते हैं। तो वैसा ये क्रेडिट पाने वाला, अधिकतर ये जो क्रेडिट मिलता है वो उद्योगों को मिलता है, लेकिन इंदौर का जो नगर निकाय है उसने भी क्या किया है, इस तरह से प्लास्टिक का प्रबंधन किया है कि उनको ये EPR दिया गया है। अभी वर्तमान में इनको 8,000 रुपए का EPR मिला हुआ है, ठीक है, इंदौर को, ठीक। तो ये भारत का पहला नगरीय निकाय है, ये इंदौर मध्य प्रदेश का है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से भी ये एक है। नेक्स्ट है माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक के लेखक जो हैं वो सज्जन कुमार और उषा पई हैं, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। कुछ और फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। गारंटी बजट, अभी एक राज्य है जिसने अपना बजट जो है वो गारंटी बजट के नाम से प्रस्तुत किया है, कर्नाटक राज्य ने गारंटी बजट के नाम से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा मिस नीदरलैंड 2023 का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला ये है रिक्की वैलेरी कोले, ठीक है, रिक्की वैलेरी कोले जो है वो मिस नीदरलैंड का खिताब जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। लातविया के जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो हैं एडगर रिकेविकस, ठीक है, ये लातविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2024 तक आलू आयात की अनुमति दी है भूटान देश, ठीक। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री PDFs के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें।
तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।